रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा 2021 नोएडा शहर के बनने की कहानी। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने नोएडा के निर्माण में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता रहे नोएडा में श्रीकांत प्रसाद जी, जो बाद में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भी रहे। मैं अपने स्टूडियो में श्रीकांत प्रसाद जी का स्वागत करता हूं। सर नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। सर मैं जानना चाहता हूं कि जब आप नोएडा में आए थे पहली बार, वो कौन सा साल था और उस दौरान जो चुनौतियां आपको सामने आई थी वो कैसे आप उनसे निपटे थे उस समय? मैं 1995 में 26 जनवरी को जी ज्वाइन किया था एज ए छोटी इंजीनियर जी। और उस समय हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज थे जी। विद्युत आपूर्ति का, क्वालिटी ऑफ सप्लाई का, बिल का, लोगों को विद्युत कनेक्शन तत्परता से देने का, शिकायतों को तत्परता से दूर करने का जी। ये सारी समस्याएं उसमें हमारे सामने थी। एक एक करके हमने उसको टैकल किया। जी। जहां सप्लाई बिजली घरों पर ओवरलोडिंग थी उसके लिए अलग प्रस्ताव दिया। बाद में निर्माण भी हुए 35/11 के सभी स्टेशन, छोटे सभी स्टेशन जो 400 kVA के ट्रांसफार्मर लगे हैं, 250 kVA के लगे हैं, उस जगह 630 kV लगे थे, 1 MVA के भी लगे थे। उनकी भी लोडिंग के अनुसार उनको अलग ट्रांसफार्मर अलग प्रपोज किया और लगवाया गया, जिससे कि उनकी ओवरलोडिंग ना हो और लोगों को सप्लाई में डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ साथ लोगों को बार बार सप्लाई जाने की शिकायत बनी रहती थी जी। उसके लिए हमने ये रखा था कि हर तीसरे महीने में पेट्रोलिंग की जाए और जो लाइनों की कमियां हैं, ट्रांसफार्मर की कमियां हैं जी, वो उसी समय दूर की जाए। ट्रांसफार्मर में जहाँ अगर एक आदमी की कंप्लेंट आती थी तो पूरी सप्लाई बंद करते थे कर्मचारी जी। उसमें ये तय किया गया कि कम से कम लोगों की सप्लाई डिस्टर्ब हो, उस पर ट्रांसफार्मर पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाए गए कि अगर एक फेज में सप्लाई किसी कंज्यूमर की आ गई है तो उसी फेज को डिस्टर्ब किया जाए। तो उनसे बहुत डिस्टर्बेंस कम हो गया, सप्लाई कम हो गई। बार बार जो शटडाउन लेकर के काम करते थे लोग, उसमें कमी आ गई। ये भी ऑफिसर्स को, जेईएसडीओ को कहा गया कि आप स्टाफ को सीढ़ी, प्लास और हैंड ग्लोव, सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध कराएं कि जो मल्टी लाइन है उन पर शटडाउन लेने की आवश्यकता न हो और कंप्लेंट सीधे हमारा जो लाइनमैन है वो चढ़ करके अपना प्रिकॉशन लेते हुए, सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए बना सके, जिससे और लोगों को कोई सप्लाई डिस्टर्बेंस न हो। और ये बेखूबी ये इंश्योर किया गया। उस तरह उस समय सप्लाई में सुधार आया और बाद में सुधार और आता गया। दूसरी समस्या थी, लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाते थे। उसमें हमने टाइम बाउंड बनाया कि 7 दिन के अंदर लाइट के कनेक्शन में दे दिए जाए। अगर जो एसडीओ कनेक्शन नहीं देता है तो क्या परेशानी है तुरंत रिफ्लेक्ट करें एक्शन स्तर पर और उसे तत्काल उस समस्या को दूर करके कनेक्शन रिलीज हो जाए। उसमें मीटर का भी रोल था कि मीटर न लगने के उनको भी ये हिदायत थी कि मीटर जैसे लाइन खींच जाती है तो 7 दिन के अंदर मीटर के साथ सप्लाई उपलब्ध करा दिया। जो पावर के कनेक्शन थे उसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग करते थे कि 15 दिन 20 दिन में कनेक्शन उन्हें अवश्य मिल जाए। और जिनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, कुछ हो सकता है कि लंबी लाइनें बनानी हो, उनको भी तत्परता से और मॉनिटरिंग के साथ लाइनें बना करके कनेक्शन दे दिया जाए। इस तरह
वो समस्या भी जो हमारे प्रॉस्परस उपभोक्ता थे दूर हो गई और कनेक्शन मिलने लगे। बिजली को बिल भी लोगों को जो पहले से कनेक्शन थे उनको ठीक से नहीं मिल पा रहे थे जी। उसमें हमने टाइम शेड्यूल मीटर रीडर का बनाया कि रोटेशन में जी। किस पीरियड में कहाँ जाएंगे और कितनी रीडिंग लेंगे, इसका एक फिक्स किया लक्ष्य जी। और इस डेट तक कितनी रीडिंग होनी चाहिए वो फिक्स करके और कंप्यूटर को फीड किया जाए जिससे समय से बिल बने और रीडिंग का बिल बने। सबसे बड़ी समस्या थी कि रीडिंग का बिल नहीं बनता था जिससे उपभोक्ता परेशान होता था, रीडिंग का बिल बने। और उसमें हमने काउंटर चेक जेई और एसडीओ को भी लगाया कि हर अपने क्षेत्र में हर एरिया में कम से कम 5 कनेक्शन रोज चेक करें कि रीडिंग समय से हुई या नहीं हुई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मीटर रीडर रीडिंग लेते रहे और उसमें अगर कोई गड़बड़ी आई तो बहुत स्ट्रांगली इफेक्टिवली उन पर कार्रवाई की गई जिससे कि वो सिस्टम अच्छा चला और उपभोक्ताओं को काफी रिलीफ मिली। उपभोक्ताओं को कनेक्शन पैसा जमा करने में लंबी लाइन लगती थी, उसके लिए हमने अलग अलग काउंटर, कुछ बिजली घरों पर अलग काउंटर बना दिया, जहाँ ज्यादा कंज्यूमर थे उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उनसे एक डेट में बहुत सारे कनेक्शनों को पैसा जमा करने की जो ड्यू डेट होता है वो बाइफरकेट हो गई और उसमें राहत मिली लोगों को। इस तरह से समस्याओं का निदान को भी इंश्योर किया गया। एक जानकारी ये जरूर चाहेंगे सर कि आपने जो बचपन से लेके और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी तक का जो सफ़र हासिल किया उसमें जीवन में जो संघर्ष किया, समस्याएं सामने आई बचपन में और किस तरीके से आप आगे बढ़े, वो मोटिवेशनल स्टोरी है, उसके बारे में ज़रूर हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। मैं गांव परिवेश का स्टूडेंट था जी। 12 तक जो है एक स्कूल मलगावा इंटर कॉलेज था उसमें पढ़ता था जी। गांव स्कूल जाता था 6 से लेकर के और इंटर कॉलेज तक हम गए और प्राइमरी तक तो हमारे गांव में ही स्कूल था वहाँ पर है जी। और पढ़ने में कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी हम तय करते थे और भी स्टूडेंट हमसे भी दूर से आते थे लोग वहाँ जी जी जी। और उस समय पढ़ाई का ये आलम था कि सुबह शाम पढ़ना बहुत जरूरी था, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे सुबह शाम तो नेचुरली वो जब क्लास में काफी इम्प्रेसमेंट होता था तो सुबह शाम हम पढ़ते थे जी। और ये निष्कर्ष रहा कि हाई स्कूल में मेरा फर्स्ट क्लास आया और डिस्टिंक्शन भी मैथ में भी रहा डिस्टिंक्शन। इंटर में हमारा फर्स्ट क्लास तो नहीं आया लेकिन नियर टू फर्स्ट क्लास था और फिर एडमिशन हमें ये लगा कि पढ़ाई आगे करनी है, बीएससी करनी है या नहीं, गांव में कोई ऐसा वो नहीं था। कहीं से ऐसा हमें जानकारी मिली कि भाई इंजीनियरिंग में कर सकते हैं तो समस्या ये आई कि भाई उसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ज्यादा है, कैसे हो पाएगा क्योंकि घर का परिवेश ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियली लोग बहुत साउंड हो, खेती बाड़ी थी और बहुत खेती बाड़ी भी नहीं थी, उसी से काम चलता था। लेकिन फिर भी हिम्मत हुई और फॉर्म हम ले आए मालवा इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से और फॉर्म भरे और उसमें हम एडमिशन हमारा हो गया। मार्क्स अच्छा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क अच्छा था हमारा, एडमिशन हो गया जी। पढ़ाई हमने क्योंकि फाइनेंशियल हमारी पोजीशन नहीं थी तो 2 साल में बाहर रह करके पढ़ाई की, हॉस्टल में नहीं रहा। तीसरे साल फिर हम हॉस्टल में गया जब हमें स्कॉलरशिप मिलने लगा और कुछ इस पोजीशन में आया कि हम मैच का पैसा क्लियर कर सकते हैं तब गया और तो फाइनल ईयर है फर्स्ट क्लास नियर टू 70% मार्क्स से हम पास हुए जी 1975 में और उसमें 1975 में ही हम दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग हुआ करती थी दिल्ली में, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। देशू में उसमें बहुत अच्छा, लेकिन ये था एक होम सिकनेस थी
कि गांव के आसपास रहे, कहीं अपने जिले में पोस्टिंग हो जाए तो अच्छा है। उस चक्कर में फिर ये बोर्ड का निकला, तो हमने 1926 में एक कंपटीशन हुआ, उसमें बैठा और मैं सक्सेस हुआ, आ गया और उसको रिजाइन कर दिया और यहाँ ज्वाइन कर लिया। और कभी हमारी पोस्टिंग आसपास, जैसे देवरिया का मैं रहने वाला हूँ, मैं गोरखपुर हुई, मैं और कहीं आसपास जिलों में नहीं हुई। लेकिन अब ये था कि भाई पास में हो जाएंगे, हालांकि पास में थोड़ा अफसोस होता रहा है कि देशों नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन तब भी यहाँ भी मैं पूरी लगन से काम करता रहा और काफी फेस किया, क्योंकि इसमें पब्लिक डीलिंग में पब्लिक तो खुश रहती थी जी। और अपने सीनियर ऑफिसर भी, चूंकि काम हम बहुत लगन से, ईमानदारी से और निष्ठा से करते थे जी। और स्टाफ पर भी काफी हमारा वो रहता था, उनके दुख में भी हम रहते थे, लेकिन काम के मामले में हम बहुत उनसे उनको अलर्ट रखते थे। तो बीच में हमारे ट्रांसफर बहुत जगह होते रहे जी। बाद में बहुत जगहों से होते होते फिर मैं एमपी पूर्वांचल का चार्ज मिला मुझे, तो खुशी बहुत हुई जी। और लगा कि हाँ भाई, हम ऐसे परिवेश से आए हैं जी, अपनी मेहनत, लगन और भगवान की कृपा से हम बन गए हैं, इसको अच्छी तरह से निभाया। वहाँ भी मैं 6 महीने मुझे रहने दिया गया और काफी अच्छा वहाँ काम किया और लोगों को राहत मिली हर तरह से। उसके बाद फिर बोर्ड में हम डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग हमारा सिलेक्शन हुआ था डायरेक्टर का, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का भी चार्ज हमें 2.5 साल के पास रहा, तो 2 डायरेक्टरों का चार्ज हमारे पास रहा जी 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 जी। डिपार्टमेंट के बाद फिर मैं विद्युत लोकपाल हो गया। अच्छा, वो 2.5 साल विद्युत लोकपाल रहा, वो भी हमें अच्छा अनुभव रहा है और अच्छा पब्लिक को उसमें बिजली के ही समस्याओं का निदान कराना था। जो विभाग के लोग कहीं न कहीं अपना इशू बना लेते हैं, कहीं अपना हरेसमेंट का नतीजा लेते हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा पब्लिक को रिलीफ देने में और डीएम के अंतर्गत उस तरह से हमारा। और इस समय तो मैं फिर अपना वो भी खत्म हो गया था 2018 में और तब से मैं आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप अपने पिताजी को कैसे याद करेंगे? आपकी यहाँ तक की पहुँचने की भूमिका में आपने अपने फादर, मदर, इनका जो परिवार के लोगों का सहयोग मिला, उनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये हमारे साथ साइड रहा जी। मैं 1 साल का था तभी हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे जी जी। तो हमारे अंकल और ग्रैंड फादर इसी लोगों ने पढ़ाई मतलब जी पूरी कराई। मदर तो थी जी जी जी, और अंकल की फैमिली थी, मतलब उनका परिवार पूरा था, मदर हमारी जी, तो उसके साथ ज्वाइंट फैमिली थी। पढ़ाई और जी एक तरह से सब भगवान के रूप से जी जी जी। एक सर, नोएडा का एक मैं किस्सा जरूर सुनना चाहूँगा कि जब आप नोएडा में रहे थे, उस दौरान कोई ऐसा रोचक किस्सा भी है जिसको आप भूले नहीं भूलते हैं पब्लिक के साथ, जब आपने उनसे बातें की, या कोई ऐसी विकट स्थिति आई हो जब आपको पब्लिक ने घेरा हो, या कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा रोचक किस्सा है? अब मैं जी कई बार ऐसा समय आया कि जैसे मैं कहीं रात में ब्रेकडाउन हुआ जी, तो मैं स्वयं पता लगता था तो मौके पर पहुंच जाता था जी। और यही उम्मीद करता था कि हमारे जूनियर इंजीनियर और लेवल का आदमी भी वहाँ पहुंचे जी, और यही उम्मीद करता था कि वो पहुंचते थे लोग। एक बार थोड़ा मुझे तकलीफ हुई कि मैं स्टूडेंट से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो करके दोबारा आ गया था नोएडा में। और उस समय कुछ पता नहीं ये क्या गलतफहमी हुई कि मेरा ट्रांसफर वहाँ से नोएडा से हो गया। तो उस समय पब्लिक ने हमारे फेवर में वहाँ काफी पेपरों में भी आया, टाइम्स ऑफ इंडिया और जितने आप
सब हाँ। जो भी पेपर नोएडा से निकलते जी, थे जी, सब जी। में आया हम्म, ये ट्रांसफर गलत हुआ। और फिर बीच में कहीं हाई लेवल पर वो रिफ्लेक्ट हुआ तो ट्रांसफर तो रोक दिया। लेकिन 1 महीने बाद फिर ये हुआ कि नहीं हमें जाना ही है, तो फिर हम बुलंदशहर ट्रांसफर मतलब हुआ था, हम बुलंदशहर जाके ज्वाइन किए। तो वो थोड़ा सा हमारे लाइफ में ही आया कि हम सब मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि जैसे, तो उसको मैंने यही माना कि चलो जैसे एक्सीडेंट हो जाता है भाई, आदमी बाएं से चल रहा है कोई टक्कर मार के चला जाता है, वैसे ही हुआ होगा। तो ये थोड़ी सी मुझे उस समय वो लगा, हालांकि ये था कि भाई नौकरी करनी है कहीं भी करेंगे, तो कोई खास वो नहीं लगा। और पब्लिक ने वहाँ के काफी हमें स्नेह दिया उसमें, क्योंकि पब्लिक वहाँ काफी एजुकेशन करने लगी, बल्कि उनको कहा कि भाई ये तो नौकरी की बात है, ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मेरा भी हो गया तो कोई गलत हुआ ट्रांसफर। थोड़ा उस समय मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन फिर मैं अपना कोई है कि भाई चलो नौकरी कर रहे हैं कहीं भी कर लेंगे, क्या करना। जी 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 जी। सर आखिरी सवाल यह है कि आपने नोएडा को इतना देखा, आप कोई ऐसा सुझाव देंगे जिसमें अभी भी लगता है कि नोएडा में बिजली सिस्टम में अगर ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने पूर्वांचल का भी अनुभव देखा है, पश्चिमांचल का भी देखा है, तो कुछ ऐसी कमी आप महसूस करते हैं कि अगर इसको पूरा कर दिया जाए सुझाव के तौर पे, तो नोएडा में बिजली व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? और भी देखिए, हमेशा हर जगह सुधार की जी गुंजाइश होती है, और नोएडा ऐसी जगह में तो बहुत गुंजाइश है सुधार की। जी अभी भी नोएडा को हम रोस्टिंग फ्री कहते हैं, लेकिन अभी भी इंटरप्शन होते रहते हैं, और इसी तरह के इंटरप्शन होते हैं अनवांटेड। तो इनको रोका जा सकता है इसी तरह से कि एक तो इसकी स्टाफ भी दे, स्टाफ की भी कमी है, जो अथॉरिटी है वो इसके स्टाफ नहीं पा पाती है, जिसकी वजह से काम होता है। और दूसरा, जितने हमारे ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन के हैं या सब स्टेशन पे हैं, इन पर वही जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और अब एनएलटी ओसीबी की भी बात आ गई, वो हो गई है, तो कम से कम जहाँ फॉल्ट हो वो सेक्शनलाइज हो जाए। बिल्कुल। तो जब सेक्शनलाइज हो जाएगा तो और सब बिजली चलती रहेगी, उसका वो फॉल्ट दूर करके उसे काम किया जा सकता है, इस तरह से कर सकते। डिपार्टमेंट कमर्शियल डिपार्टमेंट है, इसके में बिलिंग की भी अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक्चुअली हम यहाँ पे जो व्यवस्था हुई वो कॉन्ट्रैक्ट को देने पर, कॉन्ट्रैक्ट जो है सब कॉन्ट्रैक्ट को दे देता है, जो आदमी बिलिंग लेने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, वो एक साइड में अगर कहीं गड़बड़ी हुई, कोई स्कूटी या बहुत पीछे लगा, तो दूसरी साइड में वही ठेकेदार दूसरी साइड में उसको लगा देता है। तो अल्टीमेटली जो कमियां हैं वो दूर नहीं हो पाती हैं, और वो ऐसे चलता रहता है। तो इसमें भी अभी सुधार की जरूरत है, बिलिंग हमारा जो है वो नहीं ठीक हो पा रही है। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से अपने अनुभव शेयर किए, बिजली सुधार की बातें की, और किस्से भी बहुत महत्वपूर्ण आपने जनता को शेयर किए हैं। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जो जनता सुन रही है उनको भी धन्यवाद। ओके, ठीक है सर, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत प्रसाद जी को, जो 1995 में नोएडा में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता भी थे, और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। साथ ही उन्होंने बताया कि नोएडा में बिजली के सुधार की क्या क्या ज़रूरतें हैं, जिस पर काम करने की इस समय आवश्यकता है। ऐसे अधिकारियों को हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे और नोएडा शहर के बनने की कहानी सुनाते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़।